हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट 2। बेटा पिछली वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस देख लिया था। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देख लिया था, तो अभी हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो बेटा यूकैरियोटिक वर्ड जो है वो डिराइव होता है ग्रीक वर्ड से, जिसमें यू का मीनिंग होता है ट्रू, ठीक है, और कैरियन मीन्स कर्नल या न्यूक्लियस। तो मतलब कि वो सेल जिसके पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। साइटोलॉजिस्ट यूजुअली डिवाइड अ यूकैरियोटिक सेल इनटू टू पार्ट्स, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। कि सेल के अंदर का एक पार्ट न्यूक्लियस है और दूसरा साइटोप्लाज्म है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं, साइटोलॉजिस्ट होते हैं, या जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो हम न्यूक्लियस को ना यूजुअली अलग से पढ़ते हैं। यूकैरियोटिक सेल हैज अ ट्रू न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेज। तो जिन सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, एक प्रॉपर न्यूक्लियस, डीएनए जो है एक प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, उस न्यूक्लियस की एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, तो उसको हम बोल देते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। सेल साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलेज सस्पेंडेड है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, that divide the cell into many compartments. The presence of cell organelle is one of the most important feature of eukaryotic cell. तो बेटा जब हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस डिस्कस करा था, वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि पहला डिफरेंस कि न्यूक्लियस की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। वहाँ पे पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस है, यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। दूसरा, प्रोकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलेज प्रेजेंट नहीं होते, कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर है। These cells can maintain different environment within a same cell so that various metabolic reaction can occur simultaneously. All the reactions proceed without any difficulty because they occur in separate organelles. अलग अलग organelles है जिनके अंदर reactions हो रहे हैं, तो वो अलग अलग conditions में हो सकते हैं. The compartmentation in eukaryotic cell increases its fundamental efficiency by isolating specific process and permitting a division of labor within a cell. ये जो compartmentation हुई या फिर ये जो compartment बन गए, जो cell organelles बन गए, उसकी वजह से यूकैरियोटिक सेल की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि बेटा डिवीजन ऑफ लेबर हो गई। एक ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वो रेस्पिरेशन कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट है उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें अलग से प्रोटीन और जो फैट्स है वो सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से सेल की जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है। अब अगर हमें बात करनी है स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल की, तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ऑर्गेनेले आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेले कौन सा आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड कौन सा होता है, गोल्गी apparatus। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लाइसोसोम्स, माइक्रोफिलामेंट के अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट, साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रोसोम्स, पिरोक्सिसोम्स और न्यूक्लियस। ठीक है। एंड देयर इज अ वैक्यूल एज वेल। ये जो स्ट्रक्चर है वो एक एनिमल सेल का है, ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर तो वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। तो अगर हम इन स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन और फंक्शन देखें, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बेटा लिपिड बाइलेयर से बनी हुई होती है, जिसके अंदर अलग अलग प्रोटीन्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, फंक्शन मेंटेन करना सेल का, उसकी शेप मेंटेन करना, सेल को प्रोटेक्ट करना। ये एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है, कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, मतलब सेल के अंदर जो चीज़ें मूव हो रही है या मूव आउट हो रही है उसमें। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नेटवर्क ऑफ इंट्रिकेट ट्यूबुलर मेम्ब्रेन दैट एक्सटेंड्स इन द साइटोप्लाज्म। तो एक ट्यूबुलर सिस्टम है जो न्यूक्लियस के बाहर ही ना बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू हो जाता है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर बढ़ता रहता है। फॉर्म सिस्टम ऑफ ट्यूब्स एंड वेसिकल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंड रफ। स्मूथ जो होता है मतलब कि उसकी सरफेस स्मूथ है, कुछ नहीं है, और रफ की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये ग्रैन्यूल्स बेसिकली हैं क्या, राइबोसोम्स। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, इसलिए इनका नाम रफ एंड स्मूथ रखा गया। इसका फंक्शन, इट हेल्प्स इन इंट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्टेरॉइड्स बनाते हैं, सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन की। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम राइबोसोम्स पे, क्योंकि हमें पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम है क्या और वो करते क्या, राइबोसोम आर स्मॉल एंड ग्लोब्यूलर नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स। ये छोटे छोटे गोल गोल नॉन मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि बने हुए होते हैं आरएनए और प्रोटीन से। और आरएनए भी तीन टाइप के होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। ठीक है। और इनका काम क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है जैसे ये है, और अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है वो बेटा इस तरीके से फोल्डेड होगी। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टल। इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, और ये एक मेन साइट है जहाँ पे सेल रेस्पिरेशन कर रहा है और एनर्जी मतलब कि एटीपी प्रोडक्शन हो रही है।
नेक्स्ट प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं बेटा प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल में नहीं होते। डबल मेम्ब्रेन है, डिस्कॉइड स्ट्रक्चर्स होता है फाउंड इन प्लांट सेल। थ्री फॉर्म्स आर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड बेसिकली वो ऑर्गेनेलिज होते हैं जो प्लांट को कलर प्रोवाइड करते हैं। तो जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, जैसे जिन प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसे बोल देंगे क्लोरोप्लास्ट। जो बाकी कलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं दैट आर क्रोमोप्लास्ट, और जो कलर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जो व्हाइट है या कलरलेस है, दैट आर ल्यूकोप्लास्ट। उनका काम मेनली स्टोरेज होता है। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ट्रैप लाइट एनर्जी और पर्टिकुलरली हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट गोल्गी का स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पे अगर आप देखो, एक सेकेंड लेट मी इरेज ऑल दिस। हाँ, गोल्गी एक ऐसा सिस्टम है, ये रहा दिस वन। गोल्गी एक ऐसा सिस्टम है जो ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन लिपिड वगैरह निकल रहे हैं उनको मेनली मॉडिफाई और ट्रांसपोर्ट करने की ड्यूटी किसके पास आती है? गोल्गी के पास। ठीक है जी। तो इसका काम होता है सॉर्टिंग करना, पैकेजिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन करना। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम भी छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलाइज होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। और यहाँ पे द थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो एंजाइम्स है ये कहाँ से बने हुए आए? RER से। और ओवरऑल लाइसोसोम को किसने बनाया? गोल्गी ने। ठीक है, तो गोल्गी को किसने बनाया? सॉरी, लाइसोसोम का सिंथेसिस या प्रोडक्शन किसने करा? गोल्गी ने। और जो उस लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स फील्ड है वो कहाँ बने थे? RER में। तो ये एंजाइम्स जो है वो हाइड्रोलाइज करते हैं प्रोटीन को और अदर मटेरियल को, मतलब ब्रेक करते हैं। ये हेल्प करते हैं सेल को फैगोसाइटोसिस करने में। उसके अलावा ये हेल्प करते हैं सेल डेथ में, एपोप्टोसिस में। नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं। यहाँ पे प्लांट्स लिखा हुआ है, बेसिकली एनिमल्स के अंदर, अगर एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, दो दे आर न्यूमरस एंड समटाइम्स दे आर एब्सेंट एज वेल। प्लांट सेल की एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक, हम जब प्लांट सेल देखेंगे तो बीच में एक बहुत बड़ी सी जगह में खाली नजर आएगी, बिकॉज दैट इज अ बिग लार्ज वैक्यूल। तो वो प्लांट सेल में वैक्यूल क्या काम कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं इंजेस्टेड मटेरियल को या सेलुलर सिक्रीशन को या वेस्ट को। तो बेसिकली वैक्यूल का काम क्या है? स्टोरेज करना। दैट स्टोरेज कैन बी ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अनदर थिंग इज माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है ना वो बेटा एक साइटोस्केलेटन का पार्ट है। जैसे हमारी बॉडी का जो स्केलेटन होता है, जो फ्रेमवर्क होता है, वो क्या होता है? हमारी बोन्स। उसी तरह सेल के अंदर जो फ्रेमवर्क है, जो साइटोस्केलेटन है, वो बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट से। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के नॉन मेम्ब्रेनियस हॉलो स्पाइरली अरेंज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ये सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जो भी फ्लैजेला, सीलिया और सेंट्रियोल्स बनते हैं उनमें भी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल है पिरोक्सिसोम्स, मेम्ब्रेनियस सैक्स कंटेनिंग ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ये सबसे इसके अंदर मेन एंजाइम होता है कैटालेज। ये सॉरी हाँ कैटालेज होता है या पेरोक्सीडेज भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करते हैं, H2O2 को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू H2 and O2. Glyoxysomes are the site of glyoxylate cycle and participate in the process of photorespiration. नेक्स्ट है माइक्रोफिलामेंट। एज आई टोल्ड यू, माइक्रोफिलामेंट भी जो है वो सेल का साइटोस्केलेटन का पार्ट है। नॉन मेम्ब्रेनियस रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन से बने होते हैं, सेल को मूवमेंट में हेल्प करते हैं और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। उसके अलावा सेंट्रियोल्स छोटी छोटी सिलेंड्रिकल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं सेंट्रोसोम के अंदर और सेंट्रोसोम रीजन के अंदर, या आप कह सकते हो सेल के अंदर। और इसका काम होता है मेनली माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज करना। देखो माइक्रोट्यूब्यूल का जो सबसे ज़्यादा काम आता है ना वो होता है स्पिंडल फॉर्मेशन में, सेल डिवीजन के टाइम पे। तो सेल डिवीजन के टाइम पे अगर आपको सेल डिवीजन याद हो तो उसमें हम पढ़ते हैं कि सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो मूव करके दो ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके वो माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करना शुरू करते हैं। तो दैट इज द पार्ट ऑफ बेसिकली सेंट्रियोल। सीलिया सेल के ऊपर जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सीलिया जो होते हैं वो सारे सेल्स में नहीं होते, कुछ कुछ में होते हैं। नॉन मेम्ब्रेनियस हॉलो ट्यूब्स मेड अप ऑफ 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सटेंडेड आउटसाइड ऑफ सेल। तो इसमें कितनी जो सर्कल्स होते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो कितनी होती है? 9 होती है। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेल इन सेलुलर फ्लूइड, ऑल्सो प्ले अ रोल इन क्लियरेंस ऑफ म्यूकस। क्योंकि जितने भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सारे सेल्स के ऊपर सीलिया होता है, तो वहाँ पे भी इसका एक रोल होता है म्यूकस को अच्छे से स्प्रेड करना ताकि जो भी माइक्रोब्स या जर्म्स उनको ट्रैप कर सके। अनदर ऑर्गेनल इज फ्लैजेला। फ्लैजेला एक सीलिया जो होते हैं वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लैजेला एक बड़ी टेल की तरह होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड हॉलो ट्यूब मेड अप ऑफ 2 सेंट्रल एंड 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। सीलिया के अंदर सिर्फ 9 ट्यूब थी, उसको हम 9+0 भी बोलते हैं। फ्लैजेला को 9+2 बोलते हैं क्योंकि उसमें पेरीफेरी पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और सेंटर में 2। एक्सटेंडेड आउटसाइड ऑफ द सेल दे आर लॉन्गर देन सीलिया। फ्लैजेला का काम क्या है? लोकोमोशन में हेल्प करना। नेक्स्ट कम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है क्योंकि वो तो सेल का कंट्रोल सेंटर है। न्यूक्लियस की अगर बात करें, डबल मेम्ब्रेन होता है, लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है कंटेनिंग न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम। इट ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल। डीएनए जो है वो क्या करते हैं? आरएनए बनाते हैं। तो आरएनए कहाँ पे बन रहा है? न्यूक्लियस में। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द सेल मेटाबॉलिज्म। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन।
और डीएनए एंड प्रोटीन, जो डीएनए होता है उसी के हम सेगमेंट को, डीएनए के सेगमेंट को ही बोलते हैं जीन। तो बेसिकली डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट है और वो जीन्स क्या कर रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं पूरे हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, या वो कंटेन कर रहे हैं हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो ये तो बेटा था एक बहुत छोटा सा ब्रीफ कि अगर आपको ओवरऑल पूरे 5 मार्क्स में आ जाए कि हाँ आपको समझाना है कि यूकेरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन में आपसे कोई स्पेसिफिकली 2 या 3 ऑर्गेनेलेज के बारे में स्पेसिफिक पूछ लिया जाए तो आपको नोट्स यहाँ से लेने पड़ेंगे। यू हैव टू लर्न अ बिट मोर देन दैट टेबल, ठीक है। एंड इसके अलावा हमने इस चैनल पे ही ऑलरेडी पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, पेरोक्सिसोम, सीलिया, फ्लैजेला, न्यूक्लियस, ये सारे ऑर्गेनेलेज को इंडिविजुअली मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। सो इफ़ यू वांट, अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप जाके वो वीडियो चेक करके हर ऑर्गेनेल को अलग से देख सकते हो। अभी के लिए अगर आप चाहो तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द नोट्स कि न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, देखो ये उसके आसपास सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो सेल डिवीजन के टाइम में जो क्रोमैटोन होता है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना देता है। क्रोमोसोम हमारा हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, एनर्जी बनाता है एटीपी की फॉर्म में। रेस्पिरेशन इज द मेन प्रोसेस जहाँ पे फूड ब्रेक डाउन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो परमिएबल होती है और सिंपल होती है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। एटीपी जो सिंथेसिस होता है वो इनर मेम्ब्रेन पे होता है क्योंकि इनर मेम्ब्रेन पे ही एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एटीपी सिंथेसिस के। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की इंपॉर्टेंट बात ये भी है, इसके पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं। और इसका अगर आपको पता हो तो ये एक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की वजह से ऐसा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आरईआर, एक होता है एसईआर। आरईआर रफ है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। एसईआर जो है वो स्मूथ है क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। आरईआर पे राइबोसोम प्रेजेंट है तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, तो वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है और ट्रांसपोर्ट करके किसको दे रहा है, गोल्गी को। ऐसा ही एसईआर के पास राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा, बट बेटा क्या सिंथेसाइज कर रहा है वो, लिपिड। लाइकवाइज गोल्गी, गोल्गी पे प्राइमरीली तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएट करता है। इसके अलावा गोल्गी की हाँ स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज, दे आर अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस इन कंसेंट्रिक पैरेलल डिस्क। इट हैज 2 फेसेस, सिस फेस एंड ट्रांस फेस, दैट हेल्प्स इन सॉर्टिंग, टैगिंग एंड पैकेजिंग। तो एक फेस होता है सिस फेस और एक फेस होता है ट्रांस फेस। तो बेसिकली सिस फेस से एंडोप्लाज्म से चीजें आ रही हैं और ट्रांस फेस से वो निकल के जा रही है, ठीक है। ऑल सेक्रेटरी प्रोसेसेस इज इन अ सेल इन्वॉल्व गोल्गी अपरेटस, मतलब कुछ भी सेक्रेट करना है तो उसमें गोल्गी अपरेटस का रोल होता है। राइबोसोम हम डिस्कस कर चुके हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो 3 टाइप के अंदर, उसके अंदर आरएनए होते हैं, आरआरएनए, उसके अलावा टीआरएनए और एमआरएनए। अपार्ट फ्रॉम दैट राइबोसोम्स का मेन काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज करना। राइबोसोम ही एक ऐसे ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलते हैं और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी मिलते हैं, लेकिन उसके जो कॉम्पोजिशन का जो डिफरेंस होता है वो हम पढ़ चुके हैं। प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन है। उसके अलावा ये प्रेजेंट होते हैं सिर्फ प्लांट सेल में, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है। पेरोक्सिसोम छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेलेज हैं जिनका मेन फंक्शन होता है ब्रेक करना फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड को और पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करना। तो बेसिकली जितना भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है वो इसके अंदर हो गए। इन प्लांट्स स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम्स आर कॉल्ड ग्लाइकोक्सिसोम्स दैट कन्वर्ट स्टोर्ड फैट इनटू sugar. Plant possess different type of peroxisome that are involved in metabolism and pathogen defense, stress response, etc. वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्टोरेज का काम करते हैं। प्लांट के अंदर लार्ज वैक्यूल होता है जो सेल साप से फिल्ड होता है, वो टर्जिडिटी और रिजिडिटी मेंटेन करता है और स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करता है। सेंट्रियोल अगेन हमने डिस्कस कर लिया था अभी, 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ होता है और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की ऑर्गेनाइजेशन में, स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द होल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल जिसको हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। बट येस अगर पेपर में आएगा तो आपको अपने आंसर को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए टेबल भी बनाओ, पैराग्राफ भी लिखो, तो आपका आंसर जितने अच्छे से आप एक्सप्लेन करोगे आपको मार्क्स उतनी ईजिली मिलेंगे, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू विल फाइंड इट यूजफुल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।